नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो भी बातें होती हैं, कब उनका फॉर्म निकल रहा है, कब फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने में क्या परेशानियां हैं, सबको मैं विधिवत डिटेल में बताता रहता हूं। ताज़ा विवाद 69,000 शिक्षक भर्ती का चल रहा है, जिसके बारे में मैं पल पल अपडेट आप सबको प्रदान करता रहता हूं। इसके साथ साथ रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और लेखपाल की आने वाली वैकेंसी, अन्य वनडे एग्ज़ाम की जितनी भी हैं, यूपीपी, यूपीएसआई, सारी भर्तियों के बारे में भी मैं आपको लगातार अपडेट कराता रहता हूं। कब इन भर्तियों के फॉर्म आएंगे और किन भर्तियों में क्या वाद विवाद चल रहा है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से जानना है तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे फेसबुक पर द चैलेंजर गुरु के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं नोट्स, वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब डालता रहता हूँ, ताकि आपको तैयारी के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकें। करंट में हमारे कोचिंग में रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और लेखपाल के बैच बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और इन बैचों में मैथ की क्लास में नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, इनके टॉपिक को कवर करा दिया गया है। आप प्रीवियस वीडियो की लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ लेखपाल के क्षेत्र में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पूछा जाता है, भारतीय सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश के बारे में। इसमें खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चीज़ों को और जो भी उर्वरक होते हैं और भी जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में अक्सर पूछा जाता है और इसको बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने बच्चों की सुविधा के लिए इस टॉपिक को भी उठाया है। इसके भी मैं 5 से 6 वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे जाकर ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, अगर किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर। आप मुझे व्हाट्सअप, पर्सनली भी व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो सारी सुविधाएं आपके लिए मैंने कर दिया है। तो आइए आज बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर। आज हम लोग इस पर कृषि आगत के बारे में जानेंगे। ये कृषि आगत क्या होती है? देखिए, कृषि आगत से अर्थ उन साधनों से है जो कृषि की उत्पादकता में सहायक होते हैं, और यह साधन बीज, सिंचाई, उर्वरक और कृषि यंत्र है। ठीक है। तो कृषि आगत क्या होता है? जैसे कि कृषि की कैसे हम अपनी कृषि को बढ़ा सकते हैं, कैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो यही सारी चीज़ें होती हैं कृषि आगत। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कृषि आगत क्या होता है, तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की जो समस्याएं हैं, कृषि में हमारा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, इन सब चीज़ों को बढ़ाने से संबंधित होता है हमारा कृषि आगत। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है आपका साधन, बीज, सिंचाई, उर्वरक और कृषि यंत्र। तो आइए देखें बीज के बारे में। सबसे पहले बीज क्या थे और बीज से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। बीज क्या है? कृषि उत्पादन में बीज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे गुणवत्ता व मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। इसलिए वर्ष 1963 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय बीज निगम स्थापित किया गया। भारत में राष्ट्रीय बीज निगम कब स्थापित किया गया? सन 1963 में। और वर्ष 1969 में राज्य फार्म निगमों की स्थापना की गई। ठीक है। वर्ष 1969 में राज्य फार्म निगमों की स्थापना की गई और इन सभी का जो उद्देश्य था वो अच्छे बीज पैदा कर किसानों को उपलब्ध कराना, साथ ही साथ अच्छे बीज को आगे की फसल के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 के बीच बीज बैंक की स्थापना की गई। तो बीज बैंक की स्थापना की गई ताकि जो अच्छे बीज होते थे उनको हम उपलब्ध तो करा ही सकें और साथ ही साथ उन बीजों को आगे फ्यूचर के लिए रख सकें।
ताकि अगले साल भी हमारे अच्छे बीज उत्पन्न हो। इसके लिए बीज बैंक की स्थापना की गई 1999 से 2000 के बीच में। इसका उद्देश्य किसी भी आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बीज उपलब्ध कराना है। बीज के उत्पादन और वितरण के लिए ढांचागत सुविधाएं भी विकसित करना है। यह स्कीम राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम और विभिन्न राज्यों के 12 राज्य निगम के माध्यम से, ठीक है, 12 राज्य निगम के माध्यम से ये कार्यान्वित की जा रही थी। ये देखिए द चैलेंजर गुरु यूट्यूब चैनल है और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे कोचिंग के ग्रुप से जुड़ने के लिए और बेहतरीन नोट्स, वीडियो, पीडीएफ ये सब पाने के लिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रायोगिक बीज फसल योजना क्या थी हमारी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। प्रायोजिक बीज फसल बीमा योजना मौजूदा बीज प्रजनन को या उत्पादकों में विश्वास सुदृढ़ करने और बीज फसलों की पैदावार न होने की स्थिति में बीज प्रजनन को या उत्पादकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने रबी के मौसम से 1999 से 2000 के बीच एक प्रायोजिक बीज फसल योजना शुरू की। बीज फसल योजना क्या थी कि जैसे कि जो हमारी फसल नष्ट हो जाती थी बीच बीच में और नई तरह की पैदावार नहीं हो जाती थी, ठीक है, और उत्पादक को और अधिक बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों के लिए रबी के मौसम से 1999 से 2000 के बीच में प्रायोजिक बीमा फसल योजना की शुरुआत किया गया। ठीक है, बीमा योजना की शुरुआत किया गया। इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य निगमों में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, लाल चना, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और कपास के, देखिए इतने ढेर सारी फसलें हैं, इनके प्रजनन के आधार पर प्रमाणित बीज शामिल किए गए। ठीक है, मतलब उन्नति, जितने भी उन्नति हो सकती थी उन सबको शामिल किया गया। चलिए आगे देखें, ये था हमारे बीजों के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि क्या योजनाएं बनाई गई, कब इसको लागू किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय बीज निगम कब स्थापित किया गया, 1963 में, और 1969 में क्या स्थापित किया गया, राज्य फार्म निगम की स्थापना की गई। क्लियर है, तो इन सब एक एक पॉइंट्स को आप जरूर एकदम क्लियर कर लीजिए। चलिए आइए, अगला पॉइंट हम लोगों का कृषि आगत का था, सिंचाई था। तो सिंचाई के बारे में भी जान लें कि सिंचाई क्या थी। योजना काल में कृषि क्षेत्रों की में उन्नत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए अनेक परियोजनाओं को विकसित एवं पोषित किया गया ताकि कृषि क्षेत्र के अधिक से अधिक भाग को सिंचाई सुविधाओं के अंतर्गत लाया जा सके। देखिए क्या क्या पॉइंट्स थे जिनके अंतर्गत लाए गए ये सब पॉइंट्स हमारे। पहला है बृहद सिंचाई योजना। इस वर्ग में उन सिंचाई योजनाओं और कार्यक्रमों को शामिल किया जाता था जिसके अंतर्गत 10,000 से अधिक हेक्टेयर का कृषि योग्य आता था। 10,000 से अधिक कृषि योग्य जो हेक्टेयर क्षेत्र होता था वहां पर बृहद सिंचाई योजना को प्रारंभ किया गया। इस वर्ग में नहर एवं बहुउद्देशीय योजनाएं भी शामिल होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि नहर और बहुउद्देशीय योजनाएं भी किसमें शामिल होती हैं तो आप बता सकते हैं कि बृहद सिंचाई योजना में। क्लियर है, चलिए दूसरा टॉपिक था हम लोगों का इसमें मध्यम सिंचाई योजना। इस वर्ग में उन सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसके अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र 2,000 से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम हो। यही योजनाएं मध्यम आकार की होती हैं और देश में विकसित छोटी नहरें इस प्रकार की वर्ग सिंचाई योजनाओं का उदाहरण है। ठीक है, तो ये थी हमारी मध्यम सिंचाई योजना, जो छोटी ये नारे नहीं, ये नहर है। ठीक है, जो नहरें थी उनको इसी वर्ग की सिंचाई योजनाओं का ये सब उदाहरण है। तो आइए चलिए अगला देखें। अगला थी लघु सिंचाई योजना। इसके बारे में भी हम लोग जान लें, लघु सिंचाई योजना के बारे में। इस वर्ग में उन सिंचाई योजनाओं को शामिल किया जाता है जिनके कृषि योग्य क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर या उससे कम वर्ग हों। इस वर्ग में सम्मिलित क्षेत्र को किसी, मतलब ये 2,000 से कम हेक्टेयर के जो भी क्षेत्र थे उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, या मध्यम आकार वाली योजनाओं का अंग माना नहीं जाता। इस वर्ग की योजनाओं में कुएं, तालाब, छोटी छोटी नहरों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत आपकी नहर, तालाब और छोटी छोटी कुएं जो खुदते थे उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, ठीक है,
आइए चलिए आगे देखिए भारत में सिंचाई क्षमता और उसके उपयोग के बारे में। ठीक है, भारत में सिंचाई क्षमता और उसका उपयोग। योजना काल में नहरों के उचित रखरखाव के साथ साथ अनेक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई। 8वीं योजना के अंत तक बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता 32.8 मिलियन हेक्टेयर भी थी तथा देखिए जो आपकी योजना थी जो है मध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता थी वो 32.83 मिलियन हेक्टेयर थी और लघु सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता जो आपकी थी उनको भी आप जान लीजिए वो आपकी थी 56.61 थी। ठीक है, 56.16 थी आपकी। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग के समय, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तथा 9वीं योजना अवधि में आपकी ये 17.05 मिलियन हेक्टेयर थी। सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। सिंचाई सुविधाओं के इस विस्तार ने देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने एवं मानसून पर किसान की निर्भरता को कम करने में सहायता प्रदान की। जब सिंचाई बढ़ने लगी तो जो किसान आपके खेती बाड़ी और क्या नाम है नेचुरल पर डिपेंड थे कि अब बारिश होगी, अब हमारी सारी चीज़ें हमारी फसल बनेंगी। ज़्यादातर मैक्सिमम किसान खेती बाड़ी के क्षेत्र में इसी फील्ड में आपके वो लोग भगवान के ऊपर ही डिपेंड थे। मगर जब ये सब योजनाएं आई तो इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला। ठीक है, तो आगे देखिए सिंचाई सुविधाओं के इस विस्तार ने देश में कृषि उत्पादक को बढ़ाने एवं मानसून पर किसान की निर्भरता को कम करने में सहायता प्रदान की। किंतु सिंचाई क्षमता का विस्तार होते हुए भी समुचित विकसित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया। मतलब सिंचाई क्षमता का विस्तार तो हुआ लेकिन जो हमारी विकासशील क्षमता थी उसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका है। बड़ी व मध्यम सिंचाई क्षमता का केवल 86.2 और छोटी सिंचाई क्षमता का ही उपयोग में लाया जा सकता। इस प्रकार देश में पूरी क्षमता का 89.4% ही वर्तमान में उपयोग है। तो जो भी इस समय सिंचाई व्यवस्था चल रही है उसमें हमारी 89.4% ही वर्तमान में हम लोग इसके बारे में उपयोग में ला सकते हैं। तो आज हम लोगों ने अपने इस छोटे से वीडियो में आपके भारत में कृषि आगत से संबंधित बीज और सिंचाई के बारे में डिटेल से जाना कि भारत में बीज और सिंचाई की क्या योजनाएं हैं। ठीक है, और कैसे इनका हमारे क्षेत्रों में विकास हुआ और कैसे इन लोगों ने हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को लगातार वॉच करते रहिए, देखते रहिए ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ सकें। ठीक है, तो आप लोगों से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उर्वरक और कृषि यंत्रों के 2 टॉपिक बचे हुए हैं, उर्वरक और कृषि यंत्रों के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे आपके 21वीं सदी में कृषि के जो नए आयाम थे इन लोगों के बारे में जानेंगे क्या चीज़ें होती हैं। और फिर इसके बाद यूपी का भी हम लोग पढ़ेंगे। यूपी में जो खेती बाड़ी होती है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी भारत में ग्रामीण समाज की जो योजनाएं चल रही हैं सबका खाका मैं आपको धीरे धीरे उपलब्ध कराता रहूँगा। बस आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं लगातार आप लोगों का टेस्ट भी लेता रहूँगा। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम के चैनल से जुड़िए ताकि मैं आप सबको व्हाट्सएप पे PDF नोट्स सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, और ये सब अभी आपको फ्री में मिल रहा है। इसके साथ साथ एक आज से हम लोगों का जो है पेड बैच भी स्टार्ट हो गया है। जो लोग मैथ और रीजनिंग में काफ़ी कमज़ोर हैं वो लोग हमारा स्पेशल क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं कुछ मामूली सा शुल्क के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।